हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को 20 अगस्त 2023 में संपन्न हुई सीटेट परीक्षा का प्रश्न पत्र सेकंड हल करवा रही हूँ, जिसमें हम लोग पहले सीडीपी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इसमें आपको बच्चे समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बताना है और ऑप्शन पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। सेकंड है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। थर्ड है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। फोर्थ है, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। इसमें क्या है, सोचने की एक क्षमता डेवलप होगी बच्चे में कि वो पानी को किस किस तरीके से संरक्षित कर सकता है या सेव कर सकता है पानी को। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। आप लोग फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए कि समालोचनात्मक चिंतन कहते किसे हैं। तो समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए या फिर सूचना एकत्र करने के लिए क्या चिंतनशील बनाती है। जिससे व्यक्ति में क्या होता है या बच्चों में क्या होता है, तर्क संगत बातें, सोचने की क्षमता, किसी को चुनौती देने की क्षमता का क्या विकास होता है। तो उसे समालोचनात्मक चिंतन कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। किस चीज की इन्होंने पूछा है, प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो पहला है हमारा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेकंड है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। थर्ड है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। फोर्थ है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तब समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। फोर्थ है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में क्या लचीलापन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ राइट हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 में क्या जो शिक्षा है उसे क्या बताया गया है, शिक्षा हमारी लचीली होनी चाहिए, मीन्स टफ नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चों को देख के पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन अभिकथन है हमारा, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर भाषा के प्रभाव बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में क्या है, भिन्नता है। ये तो बिल्कुल 100% सही है कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या कुछ अलग थ्योरी दी है और जीन पियाजे ने अलग थ्योरी दी है। इसका कारण है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। हमारा देखा जाए तो अभिकथन ए और जो इसका रीजन आर है वो दोनों ही सही है, लेकिन क्या ऑप्शन में को बोलता है क्या आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो क्या आर ए की हमारी इसमें क्या हो जाएगा, आर ए की हमारी सही व्याख्या नहीं होगी। तो इसको ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बातें सही कही गई हैं, लेकिन जो आर है वो ए से कहीं से भी मिलता जुलता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर क्या होता है, भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है समझ की अग्रवर्ती गहनता, सेकंड है सीखने की तेज गति, थर्ड है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, फोर्थ है शारीरिक विकास की तेज गति। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ राइट होगा, क्योंकि समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की जो तेज गति है वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मतलब ए और बी ये दोनों ही हमारे राइट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है हमारा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सेकंड है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। थर्ड है बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। फोर्थ है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा राइट होगा कि जो श्रवण बाधिता है वो बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को क्या है, प्रभावित करती है। जो श्रवण बाधित बच्चा होता है वो क्या ढंग से बोल नहीं पाता है, वो अपने शब्दों को पूरी तरीके से अपनी जिह्वा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं, फिर स्पेस दिया में समान है जबकि में वे क्या है, भिन्न है। तो इसको ऑप्शन नंबर होगा हमारा संवर्धन और गतिवर्धन, फर्स्ट नंबर है। सेकंड है संशोधन और समायोजन, ये भी गलत है। थर्ड है गतिवर्धन संवर्धन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ है समावेशन के संबंध में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं, पहले क्या होगा हमारा, पहले हमारा भरेंगे हम लोग समायोजन, समायोजन पहले भरेंगे और सेकंड में क्या भरेंगे, संशोधन। समायोजन और संशोधन में वे क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट, ऑप्शन नंबर 7 का हमारा क्या, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सब लोग अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, सही नहीं होगा आप लोगों को इसमें बताना है। पहला है ज्ञान व्यक्ति परक है, ज्ञान कैसा है, ज्ञान व्यक्ति परक है। सेकंड है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में क्या करते हैं, ज्ञान की रचना करते हैं। फोर्थ है, थर्ड है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फोर्थ है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, कैसा ज्ञान है, ज्ञान हमारा बहुवादी है और बहुविध है, मतलब बहुत सारी क्या है इसमें विधाएं हैं। तो हमारा 8th को ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, थर्ड राइट होगा इसका, कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उनसे जब बोला जाएगा कि तुमको पुरस्कार मिलेगा या ऐसा काम तुम कर दोगे तो आप फर्स्ट आओगे, तो क्या है शिक्षार्थियों में अधिगम को क्या है, सुनिश्चित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अब आपको आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में बताना है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। सेकंड है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। थर्ड है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। फोर्थ है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑप्शन राइट करेंगे, व्यक्तिगत आनंद के लिए क्या है,
एक वाद्य यंत्र बजाना। 10 नंबर इसका है हमारा अभिकथन आ गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है हमारा, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और रीजन इसका क्या है? शिक्षा का पाठ एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। ए है, ए सही है, परंतु आर हमारा क्या है? गलत है। फिर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर है थर्ड नंबर, ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? आर और ए और आर दोनों तो सही है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या भी है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। महारत निपुण, महारत को क्या बोलते हैं? मास्टरी गोल्स भी बोलते हैं। महारत लक्ष्य और प्रदर्शन में क्या अंतर है? इसमें क्या है? महारत लक्ष्य और प्रदर्शन में हमें अंतर आइडेंटिफाई करना है। महारत लक्ष्य विफलता से क्या करने के लिए? महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर क्या केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। सेकंड नंबर है महारत लक्ष्य, थर्ड है इसका, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। फोर्थ है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, बता सकता है कोई? मास्टरी गोल्स क्या होता है? मास्टरी गोल्स हमारा महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं, जबकि जो प्रदर्शन है लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर क्या होता है? केंद्रित होता है। तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई बहन के रिश्तों माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या? फर्स्ट राइट हो जाएगा कि जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं वो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और जब बाल्यावस्था होती है, जब बचपन होता है, तो ये क्या, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो समाज में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। फिर अभिकथन और रीजन से आ गया। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। रीजन है विकासात्मक अंतर, आनुवंशिकता और भावनात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य क्या है? परिणाम है। तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा? 13 का हमारा होगा ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड वाला ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ है ए और आर दोनों सही है किंतु जो आर है वो ए की क्या है? सही व्याख्या नहीं है। नहीं, ए और आर ए की क्या है? सही व्याख्या नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं।
निम्नलिखित कथन कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? अब विकास को आपका सिद्धांत बताना है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं और उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनौती चुनने में थोड़ी क्या होती है, कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिकी पर निर्भर है। सेकंड है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। थर्ड है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। विकास क्या होता है? अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। फोर्थ ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं। भाषा के विकास का एक क्या है? संवेदनशील काल है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाएगा कि जो भाषा के विकास का एक क्या होता है? संवेदनशील काल होता है। 15 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित विद्यार्थी जो पठन वैकल्य, अब आप लोग बता सकते हैं पठन वैकल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं तो पढ़ना सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए बनाने दो। ग्रेड स्तर के पठन पठन कहा गया? ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। थर्ड है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। फोर्थ है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो 15 का हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका फोर्थ ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि जब डिस्लेक्सिया हुआ था लोगों को तो प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से पठन वैकल्य क्या होगा? हमारा जो डिस्लेक्सिया है वो सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 पे हम लोग ले जाएंगे। 16 नंबर है हमारा बोध आधारित शिक्षण। कैसा शिक्षण आप लोगों को बताना है? बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास ही नहीं सही ज्ञान है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। फोर्थ है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों, ये आधा ऑप्शन नोट हो पाया है फ्रेंड्स, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक और बाहर 16 का फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है? थर्ड राइट है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके। अब इसमें से आपको बताना है कि कोई अमन लड़का है, वो समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक उसकी क्या है, किस प्रकार से क्या मदद करेगा, मीन्स हेल्प करेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने और मंथन करने विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो हमारे 17 क्वेश्चन फ्रेंड्स खत्म हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। तो पहला है सजा और शर्मिंदगी के डर से। सेकंड है सहकारी अधिगम। थर्ड है प्रतिस्पर्धी लोकाचार। फोर्थ है अनुबंधन और पुनर्बलन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सेकंड राइट हो जाएगा, सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 19 नंबर।
लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम का होता है, सीधे समाज आर्थिक व कौन सा फ्रेंड्स क्वेश्चन था 20, हाँ, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की हमारे क्या कहते थे कि जो समाज में जो संपर्क होता है, सामाजिक संपर्क होता है, वो क्या है, डायरेक्ट होता है। हम लोग जब कोई भी बातचीत किसी से करते हैं समाज में, तो हम लोग आपस में बोलचाल क्या है, मौखिक रूप से बोलचाल आमने सामने बैठकर करते हैं। तो वही लेव वाइगोत्स्की जी का भी मानना था कि सीधे सामाजिक संपर्क के क्या होता है, परिणाम से विकास होता है। और 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। सेकंड है, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। थर्ड है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा इसका 20 ही क्वेश्चन सही हो जाएगा कि जब बच्चे अलग अलग पैटर्न बना के अगर किसी चीज को सीखेंगे तो क्या है, उन्हें लंबे समय तक याद रहेगी कि मैंने पहले एक स्टिक लगाई, फिर 2 स्टिक लगाई, तो उन्हें हमेशा याद बना रहेगा। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा, राइट हो जाएगा। पैटर्न का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अब 21 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की क्या है, सीमा है। पहला ऑप्शन है, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में रैखिक जैविक व मूंगफली थी क्या, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। फोर्थ है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो 21 का क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। 22 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में क्या करती है, आमंत्रित करती है। अब इसका कारण हम लोग पढ़ते हैं, लैंगिक जेंडर जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से क्या है, अधिग्रहित नहीं है। अब इसका ए ऑप्शन है हमारा, ए सही है परंतु आर क्या है हमारा, गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है, ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ है, ए और आर दोनों सही है तथा आर क्या है, ए की सही व्याख्या है। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा कि ए तो सही है परंतु जो आर है वो हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि आर हमें पढ़ने में ही कुछ अटपटा सा लग रहा है कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से क्या अधिग्रहित नहीं है। तो ये हमारा आर वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, अब कोई प्रगतिशील कक्षा है उसमें विद्यार्थी कैसे रहते हैं ये बताना है। अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक समय एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो वो अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें शिक्षार्थी क्या होते हैं, अधिक प्रश्न पूछते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट होगा। थर्ड है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये तीनों ही सही है कि शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न
पूछते हैं। तो 23 के जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर थर्ड में बी सी डी हमारा दिया हुआ है, तो क्या राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और उन्हें क्या किया जाता है और उन्हें सीखा जाता है। पहला ऑप्शन है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर व्यवस्थाओं में अभी तक की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। सेकंड है जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। थर्ड है जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। फोर्थ है जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। तो 24 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 24 का राइट हो जाएगा। 25 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि बुद्धि हमारी क्या होती है, बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने वैसे भी क्या 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। पहला है जीन पियाजे ने, सेकंड है हार्वर्ड गार्डनर ने, थर्ड है लेव वाइगोत्स्की ने, फोर्थ है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो क्या हार्वर्ड गार्डनर ने क्या है बुद्धि का वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। पहला ऑप्शन है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। थर्ड है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। और फोर्थ है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को क्या है एकत्र करने के लिए की गई है। तो इसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भाषा क्या नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। फोर्थ है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट होगा। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। 28 नंबर है हमारा, एक शिक्षिका कैसी शिक्षिका है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का क्या करें, मूल्यांकन स्वयं करें, विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य वस्तु से जानकारी दोहराने के लिए क्या प्रोत्साहित करना। तो 28 का हमारा क्या सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा
कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर क्या करें, चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन स्वयं करें। 29 नंबर है हमारा फ्रेंड्स। फिर एजर्सन और डिजन से क्वेश्चन आ गया है 29। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या करना है, हम लोगों को चयन भी करना है कि इसका कौन सा होगा। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूरी करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ए है हमारा, ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या है। और फिर एक और ए है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए और आर क्या है, दोनों गलत है। फोर्थ है ए और आर हमारे दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। आर एक ही क्या है, हमारी सही व्याख्या नहीं है। तो 29 का हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर क्या है, एक ही सही व्याख्या नहीं करता, मीन्स आर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, क्या जो अधिगम के सामान्य सिद्धांत क्या बताते हैं कि जो विद्यार्थी वो अगर बेहतर रूप से सीखते हैं तो जो शिक्षक होता है उसका पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से अवधारणा में विकसित पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का क्या दें, अवसर दें। तो हमारा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ओके फ्रेंड्स, हमने सीटेट का सेकंड पेपर जो 6 to 8 होता है उसके सीडीपी के 30 प्रश्नों को हल किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसकी नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।